हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हाई रेटेड सर्वाइवल मूवी बर्ड बॉक्स को। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्स वर्ल्ड में सेट है जहां क्रीचर्स से सर्वाइव करने के लिए दिमाग खुला और आंखें बंद रखनी हैं। और दोस्तों, ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक लेडी मैलोरी को जो अपने 2 बच्चों से एक ट्रिप पे जाने की बात कर रही होती है और उन्हें सख्ती से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, जैसे कि कोई भी रास्ते में किसी तरह की बात नहीं करेगा, कोई शोर नहीं करेगा और खास करके आंखों से पट्टी कोई नहीं उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो अपनी और बच्चों की आंखों पे काली पट्टी बांध देती है और अपने साथ कुछ बर्ड्स को भी एक बॉक्स में लेकर घर से निकल जाती है। दोस्तों, वो बर्ड्स को इसलिए साथ लेती है क्योंकि वो बर्ड्स जब भी क्रीचर्स पास आते हैं तो उन्हें पहले से ही महसूस कर लेते हैं। अब बाहर निकलकर वो एक रस्सी की मदद से जो उसके घर के बाहर बंधी थी उसके जरिए चलने लगती है। अब वो लोग एक दरिया किनारे पहुंचकर एक बोट में अपना सफर शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं आज से 5 साल पहले की कहानी, जहां हम मैलोरी को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट होती है और साथ ही में प्रेग्नेंट भी। वहीं उसकी एक दोस्त जेसिका उसके घर आती है और उसे इस अकेलेपन में रहने के बजाय बाहर की दुनिया में मिलने घुलने की एडवाइस देती है। दरअसल दोस्तों, इनकी बातों से हमें मालूम होता है कि मैलोरी एक सिंगल मदर है जिसका पार्टनर उसे धोखा देके छोड़ गया है और वो अब अकेली इस स्टूडियो हाउस में रहती है। खैर, फिर जेसिका उससे न्यूज देखने को कहती है जहां बताया जाता है कि एक डेडली वायरस लोगों में फैल रहा है जिससे लोग भरी तादाद में सुसाइड करने लगे हैं। अब वो इसे रोजमर्रा की तरह एक कैजुअल न्यूज समझकर जेसिका के साथ अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए निकल जाती है। डॉक्टर के पास जाकर पता चलता है कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ ही महीनों में डिलीवरी का भी वक्त आ जाएगा। अब क्योंकि उसका पार्टनर उसे छोड़ गया था तो वो इस बच्चे को रखना नहीं चाहती होती, जिस वजह से डिलीवरी के बाद डॉक्टर उसे अडॉप्शन के लिए बच्चा देने का भी आइडिया देती है। खैर, फिर वो वहां से निकलने लगती है, लेकिन निकलते वक्त वो एक लड़की को देखती है जो अपना सर जोर जोर से शीशे पे मार रही थी, जैसे अपनी ही जान लेने की कोशिश कर रही हो। वो ये देखकर घबरा जाती है और हॉस्पिटल से भागने लगती है। बाहर जब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वो वायरस जिसका जिक्र न्यूज में किया गया था वो अब इनके शहर में भी फैल गया है और सब लोग पागलों की तरह बस अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में जेसिका को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठती है और अपने ही हाथों से खुद अपना एक्सीडेंट करा देती है, जिससे मालूम होता है वो वायरस उसे भी लग गया है। खैर, वो दोनों बच जाती हैं, लेकिन गाड़ी से बाहर आते ही जेसिका एक ट्रक के आगे आकर अपनी जान दे देती है। अब ये सब देखकर मैलोरी घबराई हुई भाग रही होती है कि इतने में उसे एक औरत अपने घर से बाहर आकर मदद करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो उसकी मदद कर पाती वो वायरस उसे भी लग जाता है और वो भी मैलोरी को छोड़कर एक जलती हुई गाड़ी में बैठकर अपनी जान दे देती है। अब यहीं एक लड़का टॉम आता है जो मैलोरी को उठाकर उसी घर में ले जाता है। उस घर में एक बूढ़ा शख्स डॉगलस मैलोरी को बताता है कि जो लड़की उसकी मदद करने आई और मारी गई वो उसकी बीवी थी और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये घर एक शख्स ग्रेग का था जिसने सबको यहाँ पनाह दी थी। अब टॉम इनसे कहता है कि अगर आप इन क्रीचर्स को देख लो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप बस खुद की जान लेने लगते हो। इसीलिए उसकी बात मानकर सब लोग खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की दुनिया का कुछ भी इनकी आंखों में ना आए। अब 3 दिन गुजर चुके होते हैं और इनके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। देखने पे मालूम होता है कि एक औरत ओलंपिया इनसे मदद मांग रही थी। ये लोग उसे केयरफुली अंदर ले लेते हैं और मालूम होता है कि वो पास ही के एक घर में रहती है, पर सप्लाईज खत्म होने की वजह से उसे बाहर आना पड़ा क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ लोग बहुत होते हैं पर मसला ये था कि सप्लाईज की जरूरत तो इन्हें भी थी। अब बाहर जाने से सब डर रहे थे तो घर का ऑनर ग्रेग एक आइडिया देता है कि उसके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसके जरिए ये लोग उस क्रीचर्स पे नजर रख सकते हैं जिससे शायद उन्हें बाहर
जाने में मदद मिले। अब ये था तो बहुत रिस्की, लेकिन ग्रेग अकेला ही ये काम करने का फैसला करता है और फिर वो लोग ग्रेग को एक चेयर पर बांधकर उसके सामने सीसीटीवी मॉनिटर रख के चले जाते हैं। ग्रेग मॉनिटर को देख ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों का हाल भी वैसे ही बदलने लगता है जैसे बाकी वायरस वाले लोगों का हुआ था। दरअसल दोस्तों, रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी चीज खास नजर नहीं आती, बस हवा आती है और वो क्रीचर्स या उनका वायरस जो भी है वो हवा में ही शामिल है। अब वो भी ये देखकर अपना सर टेबल पे पटक देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। यानी दोस्तों, चाहे आप उस चीज को रियल लाइफ में देखो या रिकॉर्डिंग में, वो आप पे एक जैसा ही असर करती है। खैर, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अब हम करंट स्टोरी देखते हैं जहाँ मैलरी को रिवर में ट्रेवल करते हुए 14 घंटे हो चुके थे। अब यहीं उसे एक आदमी की आवाज आती है जो इन्फेक्टेड था पर जिंदा था और उसने आंखों पे कोई पट्टी भी नहीं लगाई थी। वो इनसे अपनी पट्टी खोलने को कहता है और चाहता है कि ये लोग भी वो क्रीचर्स देख लें। वो इनकी बोट के पास आकर मैलरी को फोर्स करने लगता है, पर पट्टी होने के बावजूद मैलरी उस पे चाकू से हमला कर उसे मार देती है और वहां से अपनी बोट भगा लेती है। अब हम दोबारा पास सीन में आ जाते हैं जहां सब सप्लाईज के लिए परेशान होते हैं। अब चार्ली इन्हें बताता है कि वो पास के एक सुपरमार्केट में काम करता है जिसकी कीज भी उसके पास हैं। ये सुनकर सब डिसाइड करते हैं कि अब बाहर जाना ही होगा क्योंकि खाने तक को कुछ नहीं बचा। लेकिन अब ये लोग कुछ देख तो सकते नहीं थे, इसलिए टॉम आइडिया देता है कि हम गाड़ी के सारे शीशे काले कलर से पेंट करके और कैमरे को भी पेपर से बंद करके जीपीएस के जरिए मॉड तक जाएंगे। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, गाड़ी को पूरा काला करके कुछ लोग टॉम के साथ निकल जाते हैं, बाकी 2-3 लोग घर पे ही रहते हैं। जैसे तैसे मुश्किल से गाड़ी के सेंसर के जरिए ये लोग ड्राइव करके मार्ट पहुंचते हैं। वहां से इन्हें काफी सारी सप्लाईज तो मिल जाती हैं, पर उसी वक्त एक शख्स पीछे के दरवाजे पे नॉक करके इनसे मदद मांगता है। अब ये लोग उसकी आवाज सुनते हैं और सुनते ही चार्ली उसको पहचान लेता है कि ये उसी के साथ काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। उसे ये लोग खोल के अंदर लेने ही लगते हैं कि इतने में वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और इनसे ब्लाइंड फोल्ड खोलने को कहता है। सब उसे दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड था पर काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से ये लोग डोर बंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर उसी वक्त चार्ली उसे धक्का देकर खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है और दोस्तों यहीं वो बेचारा मारा जाता है। अब बाकी लोग दुखी होकर सप्लाईज के साथ घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं 2 लोग फेलिक्स एंड लूसी कुछ सप्लाईज चुरा कर उन्हीं लोगों की गाड़ी में सबको धोखा देकर भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हम फिर से करंट मैलोरी को देखते हैं जिसे 24 घंटे हो चुके थे और बोट चलाते हुए वो एक जगह टकरा जाती है जिससे एक बच्चा और इनका सामान पानी में गिर जाता है। वो बच्चे को तो बचा लेती है पर जो खाना और ब्लैंकेट्स थे बैग में वो बह जाते हैं। लेकिन अब बच्चे को बहुत ठंड लग रही होती है तो वो एक किनारे पे बोट रोककर बच्चों को सख्ती से बोट पे ही बैठने का ऑर्डर देकर पास के एक घर में जाती है। इस घर की आवाज उसे पहले ही सुनाई दे गई थी, इसीलिए उसने यहाँ बोट रोकी। वो अंदर जाकर कुछ ब्लैंकेट्स ले आती है और वापस बोट में आने लगती है, लेकिन वो क्रीचर्स हवा में ही बार बार मैलरी को आवाज दे रहे थे। वो घबराकर शूट करने लगती है और बोट की तरफ वापस भागने लगती है। अब शूटिंग सुनकर बोट में से एक बच्ची मैलरी को हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वही आवाज उसे भी बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले वो धोखा खाकर अपना ब्लाइंडफोल्ड खोलती, मैलोरी सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती है और अपने साथ वापस बोट में ले आती है। वो उस पे बहुत गुस्सा होती है और कहती है मैं मर भी रही हूँ तब भी मेरी मदद करने नहीं आना और तुम लोगों ने सिर्फ अपने आप को बचाना है। और ये कहकर वो अपना सफर फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम फिर से पास्ट में आते हैं जहाँ एक और शख्स इनके दरवाजे पे मदद के लिए आवाज करता है और बिना कुछ सोचे समझे घबरा कर ओलंपिया उसे फौरन अंदर बुला लेती है। वो अंदर आकर बताता है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जगह छुपा हुआ था, पर वहाँ कुछ साइकोज आए और इनको ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए फोर्स करने लगे। वो लोग दरअसल एक मेंटल असाइलम से भागे हुए मुजरिम थे और क्योंकि वो लोग मेंटल थे तो वो लोग बाहर खुले में घूम सकते थे बिना किसी ब्लाइंडफोल्ड के, क्योंकि अगर वो क्रीचर्स को देख भी लें तब भी उनके दिमाग पे कुछ असर नहीं होता क्योंकि उनका दिमाग सही से फंक्शन ही नहीं करता था।
सब लोग तो उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन डॉगलस उसकी बात नहीं मानता। उसे इस आदमी पे शक होता है और वो इसे घर से बाहर जाने को कहता है। लेकिन इतने में पीछे से एक और बूढ़ी औरत आके डॉगलस के सर पे अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर ये लोग सब उस आदमी को घर में रख लेते हैं और डॉगलस को गैराज में बंद कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर में ओलंपिया और मैलोरी दोनों की डिलीवरीज का टाइम हो जाता है और सब लोग उनकी मदद में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जस्ट अभी इनके घर में आया है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है और उसके पास बहुत सारी हैंड ड्रॉन पिक्चर्स भी हैं जो किसी खतरनाक डीमंस या भूत वगैरह की हैं। अब वो बर्ड्स को उठा के फ्रिज में रख देता है और फिर घर के सारे खिड़की दरवाजों से कवर हटाने लगता है। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। अब टॉम यहाँ नीचे आता है तो डॉगलस, जिसे इन लोगों ने गैराज में बंद कर दिया था, वो उसे बताता है कि वो आदमी संकी है, तुम फौरन शॉटगन उठाओ। अब वो गन हाथ में लेता ही है कि इतने में पीछे से वो आकर टॉम के सर पे जोर से अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। अब डॉगलस उस पे चिल्ला रहा होता है कि इतने में वो उसके पास जाकर उसके गैराज का दरवाजा भी खोल देता है। और अब तक हमें ये मालूम हो ही चुका है कि डॉगलस सही कह रहा था, इस सरफिरे को अंदर नहीं आने देना चाहिए था, पर बजाय उसकी बात मानने के वो लोग इसकी बातों में आ गए और डॉगलस को बंद कर दिया। खैर फिर वो ऊपर जाता है जहाँ हम देखते हैं मैलोरी को बेबी बॉय और ओलंपिया को बेबी गर्ल हुई थी। अब वो इनके रूम की भी खिड़कियां खोलने लगता है, जिससे मैलोरी तो अपनी और अपने बच्चे की आंख कवर कर लेती है, लेकिन ओलंपिया वो रोशनी देख लेती है और उसकी आंखों में भी वही वायरस लग जाता है। लेकिन उससे पहले वो अपनी जान लेती, मैलोरी उसके बच्चे को अपने पास ले लेती है और उसे लेते ही वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब कुछ ही देर में वो संकी आदमी उस बूढ़ी औरत और डॉगलस को भी मार देता है, लेकिन लकीली टॉम को होश आ जाता है और वो उसे शूट कर देता है। अब इस घर में सिर्फ टॉम और मैलोरी ही बचे हैं एंड ऑफ कोर्स उन दो बच्चों के साथ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं 5 साल बाद की कहानी, जहाँ अब वो दोनों इन बच्चों को पाल रहे हैं और इनकी आंखों पे पट्टी बांधकर अपने आप को बचाने की और बेसिकली सर्वाइव करने की ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि आज भी कुछ पागल लोग बाहर घूम रहे हैं जो बस लोगों की आंखों से पट्टी उतारकर उन क्रीचर्स से मिलवाना चाहते हैं। खैर अगले दिन इनको रेडियो के थ्रू एक शख्स रिक कांटेक्ट करता है जो इन्हें बताता है कि हमारे पास एक सेफ प्लेस है, एक कम्युनिटी है जहां क्रीचर्स से बचकर रहा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग जहां रह रहे होते हैं वहां से वो जगह बहुत दूर थी और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दरिया के जरिए ही होकर जाता था। वो इनसे कहता है कि 2 दिन का सफर होगा और वहां पहुंचते ही बर्ड्स की आवाज सुनकर हम तक आ जाना, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बर्ड्स हैं। अब ये लोग 4 लोगों का बताते हैं, पर दूसरी तरफ कौन है या सेफ है भी या नहीं ये सोचकर ये लोग बच्चों के बारे में नहीं बताते। अब इससे पहले उस जगह का नाम या कुछ और इन्फॉर्मेशन वो दे पाता, उससे पहले सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और रेडियो से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं हमेशा की तरह सप्लाईज ढूंढने के लिए ये लोग आसपास के घरों में जाते हैं, लेकिन वैसे मैलोरी अकेले जाती थी, पर अब क्योंकि लास्ट टाइम वो पागल लोग उसने देख लिए थे तो इस बार टॉम और बच्चे भी साथ आते हैं। ये लोग एक घर पहुंचते हैं जहां इन्हें सप्लाईज तो मिल जाती हैं, पर वहीं वो पागलों की टीम भी आ जाती है और आकर घर पे शूट करने लगती है। टॉम मैलोरी से कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ, और साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में घर ना पहुंचूं तो तुम सामान पैक करके बच्चों के साथ रिक के बताए हुए रास्ते पे निकल जाना। मैलोरी राजी तो नहीं होती, पर फिर उसे बच्चों की खातिर जाना पड़ता है और टॉम बाहर उन लोगों के सामने आता है। अब वो लोग उससे पट्टी खोलने को कहते हैं, लेकिन टॉम उन्हें बातों में लगाने की कोशिश करता है, पर इतने में एक शख्स मैलोरी और बच्चों को देख लेता है। ये सुनकर टॉम सब पे शूट कर देता है और इसी दौरान एक गोली उसे भी लग जाती है, पर मैलोरी और बच्चों की खातिर वो फिर यहाँ अपनी पट्टी खोलता है और उन सबको एक एक करके मार डालता है। लेकिन अफसोस दोस्तों, अब जब उसने आंखें खोल ली थी तो वो क्रीचर्स उसकी आंखों में भी आ जाते हैं और फिर एंड में वो गन से खुद को भी शूट कर देता है। और ये वो सीन था जहां अगर आप फुल फोकस और फ्लो के साथ मूवी देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी आंखों में आंसू आ जाते। खैर अब हम वही सीन देखते हैं जो मूवी स्टार्ट में हमने देखा था, जहां मैलोरी
मैलोरी बच्चों के साथ ट्रिप पे निकलने की तैयारी कर रही थी। अब हम करंट सीन में आ जाते हैं जहां इन्हें 42 घंटे हो चुके थे सफर करते हुए। और अब आता है सबसे मुश्किल चैलेंज, जहां दरिया में तेज बहाव से पानी बहने वाली जगह आती है। मैलोरी को वहां से गुजरने के लिए किसी एक बच्चे की हेल्प चाहिए थी ताकि वो देखकर बता सके कहां से सेफली जाना है। पहले वो डिसाइड करती है कि गर्ल देखेगी क्योंकि वो ओलंपिया की बेटी थी। ये तो अब तक आपको मालूम हो ही गया होगा, लेकिन फिर उसकी आंखों में ओलंपिया, टॉम और उन सब से किए वादे याद आने लगते हैं और वो किसी को भी देखने से मना कर देती है, जिस वजह से ये लोग बस अंधाधुंध दरिया से गुजर रहे होते हैं और इसी बीच इनकी बोट भी पानी में पलट जाती है। लेकिन दोस्तों लकीली ये तीनों बच जाते हैं और बहते हुए एक किनारे तक पहुंच जाते हैं और यहाँ गर्ल ने उन बर्ड्स को भी बचा लिया था जो इनके साथ बोट में थी। अब मैलोरी को उन बर्ड्स की भी आवाज आने लगती है जो रिक ने कहा था हमारे कंपाउंड की निशानी है। वो उस आवाज को फॉलो करती उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में वो क्रीचर्स इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों वो क्रीचर्स जिन्हें भी मार देते हैं, फिर वो उन्हीं की आवाज में आपके कान में आकर पट्टी उतारने को कहते हैं। तो कभी मैलोरी को टॉम की आवाज सुनाई देती है, कभी उसकी दोस्त जेनिफर की, लेकिन वो बच्चों को लेकर बस किसी तरह उन आवाजों से लड़ती हुई बर्ड्स की आवाज को फॉलो कर रही होती है और क्रीचर्स उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर आखिरकार वो एक दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां वो उन लोगों से चिल्लाकर रिक्वेस्ट करती है कि रिक ने हमें बुलाया है, हमें अंदर ले लो। फिर वो लोग उसे अंदर ले लेते हैं और उनकी आंखें चेक करके उनके ब्लाइंड फोल्ड्स खोल देते हैं और फिर हम जानते हैं कि दोस्तों ये जगह एक स्कूल है जो अंधे लोगों की है। जी हाँ दोस्तों, जेनेट टकर स्कूल फॉर द ब्लाइंड इसका नाम होता है और ये लोग सभी यहाँ इसलिए सेफ होते हैं क्योंकि जो देख ही नहीं सकते उनका क्रीचर्स क्या ही बिगाड़ लेंगे। कहते हैं ना कभी कभी ऊपर वाला आपसे कुछ ले लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता भी है। अब इस दुनिया में जिनके पास आंखें नहीं वो आंखों वालों से कहीं ज्यादा खुश और एटलीस्ट जिंदा हैं। खैर यही मैलोरी को वही डॉक्टर लेफेम भी मिलती हैं जिन्होंने उसका प्रेगनेंसी चेकअप किया था और उसी के सामने वो बच्चों का नाम भी रखती है क्योंकि अब तक उनका नाम गर्ल और बॉय ही था और उसका रीजन आप लोग जानते हैं ताकि वो क्रीचर्स उन बच्चों के नाम से बुलाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें, इसलिए आज तक उसने उनका नाम तक नहीं रखा था। पर अब वो गर्ल का नाम ओलंपिया और बॉय का नाम टॉम रख देती है और उनकी इसी आजादी वाली मुस्कुराहट के साथ मूवी यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।